हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। हम यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस है वो करने वाले हैं। यूपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं या जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी व्याख्या साथ ही में हम करने वाले हैं। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य के कुछ हिस्सों में लगभग 400 साल पहले कुलह नामक स्थानीय सिंचाई प्रणाली विकसित हुई थी? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में कुलह नामक सिंचाई प्रणाली विकसित हुई थी और ये एक नहरीय सिंचाई प्रणाली है। नहरीय सिंचाई प्रणाली है। क्लियर है आपको? दूसरा आपको याद रखना है, फण प्रणाली कहाँ की है? फण प्रणाली महाराष्ट्र की है। उसके बाद जोहड़ पूछ लें आपसे, जोहड़ राजस्थान की है। एंड आगे आपसे पूछ ले कोम्बू कहाँ की है? कोम्बू ये आपकी तमिलनाडु की है। क्लियर है आपको? दूसरा आप याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में नहरों का जनक किसको कहा जाता है, तो नहरों का जनक फिरोज तुगलक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे तुगलक वंश के। क्लियर है आपको? पूछ ले अगर आपसे पहली बार नहरों का निर्माण किसने कराया था? पहली बार दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नहरों का निर्माण कराया? तो कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है? पूछ ले सबसे ज्यादा किसने नहरें बनवाई? ज्यादा बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, और इसको ही नहरों का जनक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर कौन सी है, तब आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। और ये कहां से निकलती है? ये हरी के बैराज से निकाली गई है। हरी के बैराज। और अगर आपसे पूछ ले कि हरी के बैराज किन दो नदियों का संगम है, तब आपका राइट आंसर होगा सतलज और ब्यास नदी का यह संगम है। सतलज और ब्यास नदी का संगम, और यहीं से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और इसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है। राजस्थान नहर भी इसको कहा जाता है। दूसरा आप याद रखना, राजस्थान की जीवन रेखा भी इंदिरा गांधी नहर को ही कहा जाता है। सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य, जिसे अब जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है, जहां प्रवासी पक्षी भी आते हैं, किस जिले में स्थित है? आजमगढ़, बलिया, वाराणसी या प्रतापगढ़? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य बलिया में है। ठीक है? सुरहताल और सुर सरोवर दोनों की टोन मिलती जुलती है, इसलिए उसे भी यहीं पर लिखिए। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो सुर सरोवर आगरा में है। ये आप याद रखना, आगरा में। कीठम झील का संबंध किससे है? कीठम झील का संबंध भी इसी से है। दूसरा आगरा में आपको बटेश्वर मेले के बारे में याद रखना है। बटेश्वर मेला के बारे में आपको याद रखना है। और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अगर आपसे वाणेश्वर पूछे तब राजस्थान आपका राइट आंसर होगा, जो कि आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। लेकिन अगर बटेश्वर पूछे तो आगरा में होगा। लिख देते हैं हम यहीं पर। वाणेश्वर पूछे आपसे तो कहां पर है? राजस्थान का है। और बटेश्वर मेला आगरा का है। क्लियर है आपको? इसका राइट आंसर बलिया। बलिया में आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भी भारत छोड़ो आंदोलन से ही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? तो कहां से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से वो शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है।
तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में ही समानांतर सरकार का गठन किसने किया था? चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, यह आपको याद रखना है। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो गंगा नदी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से एंटर करती है। और यूपी से बाहर किस जिले से निकलती है, तो यूपी से बाहर बलिया डिस्ट्रिक्ट से ही निकल जाती है और कहां जाती है, बिहार में चली जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो मंगल पांडे थे 1857 की क्रांति के नायक, ठीक है, मंगल पांडे का संबंध भी किससे है, तो मंगल पांडे का संबंध भी बलिया से ही है, मंगल पांडे, ठीक। अब आपको याद क्या रखना है, सुरैताल पक्षी अभ्यारण्य, सरोवर पक्षी अभ्यारण्य मैंने आपको बता दिया। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य है, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछे, पटना पक्षी अभ्यारण्य है, पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना है। और यदि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछे, तब आपका राइट आंसर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य होने वाला है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, उन्नाव में है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये कहां पर है, कन्नौज में है। और कन्नौज को पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है, ये भी यहाँ पे याद रखना, पूर्व का गिरास भी कहा जाता है, इत्र नगरी है ये, और इत्र नगरी, ठीक है, पूर्व का गिरास भी कन्नौज को कहा जाता है। ये सब क्लियर है आपको। अगर कोई भी डाउट हमारी क्लास में किसी भी क्वेश्चन को लेकर हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, या कोई सा विषय आपको अगर कठिन लगे तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे। हाल ही में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता ने किस पुराने कानून को बदला है, ठीक है, ये रख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाला है, क्योंकि जो भारत की न्याय व्यवस्था थी, जिस धाराओं के आधार पर कानून लगाए जाते हैं, उसको अब बदल दिया गया है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किसके स्थान पर आया है, तो बीएनएस आया है आईपीसी के स्थान पर, ठीक। आईपीसी कब किया, 1860 में कैनिंग के समय आई थी, कैनिंग के समय पर आई थी, ये आपको याद रखना है। और कैनिंग से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। और किस अधिनियम से बने थे, 1858 के अधिनियम से। और एक डाउट आप अपना क्लियर रखना, कैनिंग पहले वायसराय जरूर थे, लेकिन अगर आपसे पूछ ले जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय पर ये गवर्नर जनरल ही थे। 1857 के विद्रोह के समय पर गवर्नर जनरल कौन था, तब भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। आगे आपको याद रखना है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, सीआरपीसी को बीएनएसएस, सीआरपीसी को बीएनएसएस से बदला है। आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट को बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदला। ये तीनों को इनको बदला गया है, ये आपको याद रखना है। और ये एक्ट कब आया था, 2023 में, और 2024 में ये लागू, 2024 में लागू
हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ धाराएं हैं, जैसे आप 376 के बारे में पढ़ते हैं, 420 के बारे में पढ़ते हैं, और बात करें हम आपसे 420 आईपीसी की धारा है ये। अब ये बीएनएस में कौन सी धारा होगी? 318 होगी। बात करें आपसे मर्डर की, कौन सी धारा? 302 है, 302। और आगे बात करें 420 ठगी की हो गई। बात करें हम रेप की, 376। ठीक है, बलात्कार पर जो धारा लगती थी आईपीसी की वो 376 लगती थी, 302 मर्डर पर लगती थी। बीएनएस में इनका क्या स्थान है? तो 302 103 में आ गया है, 376 धारा 63 में इसका प्रावधान बीएनएस में किया गया है, भारतीय न्याय संहिता में किया गया। ये भी आप याद रखना। 420 ठगी पर लगती है, 302 मर्डर पर। बात करें 376 बलात्कार पर। टाटा स्टील लिमिटेड की औपचारिक स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा, सर जो दोराबजी टाटा, जेआरडी टाटा या रतन टाटा? टाटा स्टील की जो स्थापना है वो जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई। कहां पर की गई थी? जमशेदपुर में की गई, जमशेदपुर में की गई। और जमशेदपुर को पहले किस नाम से? तो जमशेदपुर को ही पहले सांची के नाम से जाना जाता था। और किस नदी के किनारे पर इसकी स्थापना की गई थी? खरकई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर इसकी स्थापना की गई। पूछ ले कब की गई? टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी, 1907 में की गई। मिंटो सेकंड उस समय पर गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, मिंटो सेकंड, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं को वायसराय कहा जाता है, उस समय वायसराय मिंटो सेकंड थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है? इसने कार्य करना कब स्टार्ट किया? 1911 में कार्य करना स्टार्ट किया था, कार्य करना स्टार्ट किया। ये क्लियर है आपको? और जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। और पिट्सबर्ग है कहां पर? यूएसए में पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग यूएसए में है, ये भी आपको ध्यान रखना। दूसरा जेआरडी टाटा के बारे में आपको याद रखना, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र उद्योगपति कौन है? जेआरडी टाटा हैं। 1992 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या कानपुर में? तो जो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना एक कॉलेज के रूप में की गई थी, संस्कृत कॉलेज के रूप में। और कब की गई थी? 1791 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? वाराणसी में। 1791 में इसकी स्थापना की गई और 1958 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। क्लियर है आपको? दूसरा आपको याद रखना है, किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक, दूसरा आपको क्या याद रखना है? यहीं पर 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। यहां पर आप ध्यान देना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सेंट्रल हिंदू कॉलेज
BHU और जो हिंदू कॉलेज है उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए ठीक है, 1898 में एनी बेसेंट ने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर की? वाराणसी में की। क्लियर है आपको? वाराणसी में की थी। ठीक है, और यही आगे चलकर BHU के नाम से जाना गया। और इस BHU की जो स्थापना मदन मोहन मालवीय ने और अगर बात की जाए तो इसका जो एक्ट है 1915 में एक्ट आया था, 1916 में स्थापना की गई। ठीक है, और महात्मा गांधी की जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी, ठीक है, महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर थी? तो BHU के उद्घाटन में ही 1916 में महात्मा गांधी जी आए थे। क्लियर है? दूसरा आपको हिंदू कॉलेज के बारे में याद रखना है। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। डेविड हेयर के द्वारा की गई। अब आप कोई भी कंफ्यूजन में अब कोई भी मत आना, ठीक है, ना ही कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज BHU, इस तरह से ये हैं। प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय होने वाला है। इनके द्वारा पथेर दाबी भी लिखा गया है। पथेर दाबी परिणीति भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। दूसरा आप याद रखना, मुंशी प्रेमचंद मंगलसूत्र। आगे बात करें हम तो इनकी एक पुस्तक सदगति एक लघु कहानी है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, इसको भी आप याद रखना। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। और मुंशी प्रेमचंद को जो वास्तविक नाम है इनका धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। धनपत राय श्रीवास्तव इनका पूरा नाम आप याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में इनको नोबेल दिया गया था और साहित्य के लिए ये नोबेल दिया गया था। पूछ ले कौन सी कृति थी इनकी? गीतांजलि के लिए दिया गया। गोरा भी इनके द्वारा ही लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक, आगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आप याद रखना। इनके द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। और आनंद मठ क्यों फेमस है? क्योंकि जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह की जानकारी आनंद मठ से ही प्राप्त होती है। सन्यासी विद्रोह की जानकारी आनंद मठ से ही प्राप्त होती है। दूसरा आपको याद रखना है, इसी आनंद मठ से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। और अगर आपसे पूछ ले इस वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तब आपका राइट आंसर होगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था इसको पहली बार। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। क्लियर है आपको? रहीमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। और किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने जो बंगाल का आमार सोनार बांग्ला है किनके द्वारा लिखा गया? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था।
सोनार बांग्ला। और जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, जनगण मन भी किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। कोई डाउट आपको? क्लियर है? ठीक है। यह सुझाव किसने दिया? हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है जिसके लिए उन्हें रक्त समूह का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का जनक किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को, कार्ल लैंडस्टीनर को, एडवर्ड जेनर को या लुई पास्चर को? ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्लड ग्रुप का जनक कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज इनके द्वारा की गई थी। तो जो ए बी है, ए बी के बारे में आप याद रखना, टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, ए बी की खोज डिको स्टेलो, जो कि इन्हीं के छात्र थे, डिको स्टेलो और स्टर्ली के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एबीओ की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की और एबी ग्रुप की खोज डिकेस्टेलो एंड स्टर्ली के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछे सर्वदाता किसे कहा जाता है, यानी जो सबको ब्लड अपना दे सकता है, सर्वदाता कहा जाता है ओ नेगेटिव को। और यहां पर आप एक क्वेश्चन याद रखना, यदि आपके ऑप्शन में खाली ओ दे तब आपका राइट आंसर ओ ही होगा, लेकिन अगर उसके साथ ही आपके ऑप्शन में ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों आ जाए तब आपका राइट आंसर ओ नेगेटिव होगा। ठीक है, और सर्वग्राही किसको कहा जाता है? सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है, ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है, ये आप याद रखना। दूसरा मैं आपसे बात करूं लुई पास्चर की, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो लुई पास्चर को ही कहा जाता है। और इनके द्वारा ही पाश्चुरीकरण तकनीक दी गई थी, जिसके द्वारा दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है, दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है। और पाश्चुरीकरण तकनीक होती क्या? तो इसके द्वारा ऐसे समझिए, इसे मान लीजिए जब दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो हमारा दूध है वो सेफ और सिक्योर हो जाता है। यही पाश्चुरीकरण तकनीक थी। और इनके द्वारा ही रेबीज का टीका खोजा गया था। रेबीज का टीका भी किसने खोजा? लुई पास्चर के द्वारा ही खोजा गया था। और किस बीमारी में काम आता? हाइड्रोफोबिया में। हाइड्रोफोबिया, इसमें क्या होता है? इसमें पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, और ये कुत्ता काटने से ये बीमारी होती है। और रेबीज का जो टीका है किसने खोजा था? लुई पास्चर के द्वारा ही खोजा गया। दूसरा आप याद रखना, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना, रेबीज का टीका इन्होंने ही खोजा था। ठीक है, क्लियर है ये। आगे बात करें एडवर्ड जेनर की, तो दुनिया का पहला टीका, ठीक है, पहला टीका जो कि किसका था? चेचक का टीका। चेचक का टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने ही खोजा था, ये भी आप याद रखना। ठीक, विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। और जो रक्त वाहिकाएं, जो हमारी ये रक्त नसें होती हैं, इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है, एंजियोलॉजी। ठीक है, रक्त वाहिकाओं का अध्ययन। नसों का अध्ययन। ठीक, और इसका जनक भी किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को ही कहा जाता है, ये आप याद रखना।
भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 5 अप्रैल, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा 5 अप्रैल को समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। पूछ लें आपसे क्यों मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल 1919 को एसएस लॉयल्टी जहाज, जो कि भारत का एक जहाज था, इसने मुंबई से लंदन की यात्रा की थी। एसएस लॉयल्टी जहाज ने। क्लियर है आपको? इसलिए ही 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस आपसे पूछ ले, विश्व समुद्री दिवस 8 जून को मनाया जाता है। या विश्व महासागर दिवस 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना की स्थापना या उसको गठित किया गया था। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में याद रखना, जल सेना का एक ये अभ्यास था। और इसमें क्या हुआ था? जल सेना के द्वारा चलाया गया एक ये ऑपरेशन ट्राइडेंट है। और पूछ ले आपसे किसके खिलाफ चलाया था? भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में जो कराची पोर्ट था ना, कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। और इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के कारण ही 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। कमांडर इन चीफ कौन बने थे? पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे KM करियप्पा। और इन्हीं के सम्मान में इसको 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है आपको? प्रसिद्ध कृति तंत्रालोक के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त, भारवी, दयानंद सरस्वती या कलहण? तो इसका जो राइट आंसर होगा तंत्रालोक के अभिनव गुप्त है। कश्मीर के थे ये। और कश्मीर में शैव मत से संबंधित हैं। शैव मत से संबंधित हैं। कल्हण के बारे में आप याद रखना, कल्हण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी इसका अर्थ होता राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। दूसरा आपको याद रखना, इस राजतरंगिणी पुस्तक में ही कश्मीर का इतिहास, ठीक है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया। शुद्धि आंदोलन भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन। और इनके द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दूसरा याद रखना, इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। मार्टिन लूथर इनको कहा जाता है। ये आप याद रखना। भारवी से मैं बात करूं तो भारवी जो हैं, जो पल्लव वंश के संस्थापक थे, कौन? पल्लव वंश के संस्थापक
सिंह विष्णु के दरबार में ये रहते थे। सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे भारवी। इनके द्वारा किराता अर्जुनियम पुस्तक लिखी गई है। किरातार्जुनियम पुस्तक लिखी गई है, ये आप ध्यान रखना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना, जैसे ये भारवी हैं और भवभूति में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर करिए। भारवी पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, लेकिन जो भवभूति हैं, भवभूति किनके दरबार में रहा करते थे, तो यशोवर्मन के दरबार कन्नौज में रहा करते थे। यशोवर्मन के दरबार में कन्नौज में रहा करते थे, ठीक है, कन्नौज में। उत्तर रामचरित पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। रामचरित इनके द्वारा लिखी गई है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इन्हें भारत का मिल्टन भी भवभूति को ही कहा जाता है। भारत का मिल्टन कहा जाता है। भारत का मिल्टन भी भवभूति को कहा जाता है। और भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्थापना कब की गई? 1 मई 1956, 1 जुलाई 1964, 1 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948। तो इसकी ईडी की जो स्थापना है 1 मई 1956 को की गई। मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? राहुल नवीन इसके वर्तमान में निदेशक हैं। सॉरी, 1 मिनट चाहता हूं आपका। ठीक है, राहुल नवीन। राहुल नवीन इसके वर्तमान में निदेशक हैं। क्लियर है आपको? दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है। लेकिन सबसे ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ पर, तो जो ये ईडी है ये किसके अधीन आती है? ईडी वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। क्लियर है आपको? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। कब हुआ था? क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। और 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी 483 बीसी में कुशीनगर में डेथ हो गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना। और जो इनकी मृत्यु है उसको किस नाम से जाना जाता है? मृत्यु को इनकी किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से, परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखना। किस वंश के थे ये? शाक्य वंश के थे। शाक्य वंश के थे। पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन किसका नाम था? पिता का नाम था। जबकि माता के नाम की बात करें हम, माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिया वंश की एक राजकुमारी थी।
कोलिया वंश से उनका संबंध था, महामाया का। कोलिया वंश से, ये आप याद रखना। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, और सारनाथ में भी कहां पर? ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम में दिया था, ये आपको याद रखना है। आगे अगर मैं आपसे सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये आप याद रखना। इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। और बिहार में हुआ था, और कहां पर? बोधगया में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए, वो याद रखना। जब गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी, तो उस समय पर उन्होंने जो अपना समय है वो कहां पर बिताया था? डुंगेश्वरी गुफा में। डुंगेश्वरी गुफा में समय बिताया था, ये भी आप याद रखना। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को किसने हराया था? शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को सुलेमान शिकोह ने हराया था, जो कि दारा शिकोह का बेटा था। दारा शिकोह का बेटा था और शाहजहां का पोता था। ये शाहजहां का पोता और शाहजहां के बेटे शाह शुजा के बीच ये युद्ध हुआ था, और उत्तराधिकार का युद्ध था। ये पहला युद्ध कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में ये युद्ध हुआ था। और दारा शिकोह से आप याद रखना 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद कराया था इन्होंने, एक किया था इन्होंने। ठीक है? और किस नाम से? सिर ए अकबर के नाम से किया गया। सिर ए अकबर के नाम से ये अनुवाद किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है? क्वींसलैंड है, तस्मानिया है, न्यू साउथ वेल्स है, या विक्टोरिया है? तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य तस्मानिया है, ये आप याद रखना। द्वीपीय राज्य है, और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ये मक्खी आ गई है, पता नहीं है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सबसे छोटा है। महाद्वीपों में सबसे छोटा है। दूसरा आपको याद रखना, जो तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया से कैसे पृथक होता है? बांस जलमड्रू मध्य के द्वारा पृथक, जलमड्रू मध्य से पृथक होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, बांस जलमड्रू मध्य के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से जो ये तस्मानिया है ये पृथक होता है, और एबल तस्मान ने इसकी खोज की थी। एबल तस्मान के द्वारा खोज की गई। ठीक है, ये आप याद रखना, एबल तस्मान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन, एथिलीन, मीथेन, एथिलीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए, तो यहां पर इसका ऑप्शन ही नहीं दिया, तो एथिलीन लगाइए आप पहले तो। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस, जिसे कैल्शियम कार्बाइड भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड भी इसको कहा जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, और एसिटिलीन का इस्तेमाल ही वेल्डिंग में भी एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, वेल्डिंग में। ठीक, लेकिन जो ये है एथिलीन है, एथिलीन का इस्तेमाल कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल नहीं, सॉरी, एथिलीन एक पादप हार्मोन भी होता है, और प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं
वो इसी एथिलीन के कारण ही पकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ये आप याद रखना। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप यहां से याद रखना कि अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया जाए, तो ये पिघलकर जल नहीं बनती, ये सीधे ठोस से क्या बन जाती है? ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये आपको याद रखना है, जब कोई भी ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसको ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन कहा जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, हाइड्रोजन से एक याद रखना आप, जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, उसमें हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल, ठीक है, ये एक प्रोसेस है हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजन का ही यूज इसमें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और यही हाइड्रोजन की बात करें हम, इसकी जो खोज है कैवेंडिश के द्वारा खोज की गई। मेथेन गैस को आप याद रखना, मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्रों में मेथेन गैस पाई जाती है। पशुओं की जुगाली में मेथेन गैस पाई जाती है। बात करें धान के खेत में मेथेन गैस पाई जाती है। और जो कोयला की खदानें होती है ना, जो वहां पर विस्फोट होता है, उसमें भी मेथेन गैस ही जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और मेथेन गैस जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होती है, ठीक है, सीएनजी वाली भी गाड़ियां आ गई हैं, ठीक है, उन सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है मेथेन गैस ही होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, न्यायमूर्ति हीरालाल जे कान्या, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो न्यायमूर्ति हीरालाल जे कान्या ने राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। इनकी शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में है, आर्टिकल 60 में है। और जो पदाधिकारियों की शपथ है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, ठीक है, शपथ का जो प्रावधान है किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। और मैं आपसे बात करूं, तीसरी अनुसूची में 3 लोगों की शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। एक तो राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राज्यपाल। ठीक है, इनकी शपथ के बारे में नहीं बताया गया। और बताया कहां गया है फिर? तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति, आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट, और बात करें हम आर्टिकल 159 में गवर्नर की शपथ का प्रावधान किया गया है। ये आप याद रखना। दूसरा, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फर्स्ट स्थायी अध्यक्ष आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, दूसरी बैठक में इनको बनाया गया था। आगे मैं आपसे बात करूं तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, लंबा कार्यकाल रहा है। वो जो तदर्थ झंडा समिति थी, तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको याद रखना, क्योंकि विभिन्न किताबों में इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी दे रखे हैं, जबकि जेबी कृपलानी सही नहीं है। जो हमारे एग्जाम भी हुए रेलवे एसएससी के, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सही माना है। जबकि जो जेबी कृपलानी है, जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार जो उप समिति थी, मौलिक अधिकार
अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। ये आप याद रखना, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। दूसरा, बच्चों का जो ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम जीके या जीएस को याद नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको जीके याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप इसी तरह से रिलेट कर करके एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें इस तरह से पढ़िए, आपको आसानी होगी। धन्यवाद।